Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रिंग मॉर्फिज्म्स। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ चुके हैं। उसी से सिमिलर कंसेप्ट है रिंग होमोमॉर्फिज्म का। तो मैपिंग F फ्रॉम अ रिंग R टू अ रिंग R डैश, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाती है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एफ ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन रिंग में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एफ ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ द रिंग। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस एंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस। ये कंडीशंस अगर रिंग में सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन f, तो f कहलाएगा होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग R टू रिंग R डैश। होमोमॉर्फिज्म क्योंकि बेसिकली एक फंक्शन है, तो फंक्शन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि होमोमॉर्फिज्म किस टाइप का होगा। तो अब हम डिफाइन करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। तो सबसे पहला टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो हम देखेंगे दैट इज मोनोमॉर्फिज्म या एकैकी समाकारिता। अगर होमोमॉर्फिज्म f है फ्रॉम R टू R डैश, अगर ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या एकैकी फलन है तो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा मोनोमॉर्फिज्म। अगर आपका होमोमॉर्फिज्म f फ्रॉम R टू R डैश ऑन टू फंक्शन है या आच्छादक फलन है तो ये होमोमॉर्फिज्म कहलाता है एपीमॉर्फिज्म या आच्छादक समाकारिता। अगर होमोमॉर्फिज्म वन वन होने के साथ साथ ऑन टू भी है, मतलब अगर ये होमोमॉर्फिज्म एकैकी और आच्छादक दोनों है तो आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म या इसे तुल्याकारिता कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है। हम वेरियस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स भी करेंगे आगे। तो आइसोमॉर्फिज्म आपको ध्यान में रखना है कि ये है वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, दैट मीन्स एकैकी आच्छादक समाकारिता है ये, और इसको हम तुल्याकारिता भी कहते हैं। अगर f फ्रॉम R टू R डैश आइसोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स R से R डैश पर अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो R और R डैश आइसोमॉर्फिक रिंग्स कहलाती हैं। और आइसोमॉर्फिक रिंग्स को हम इस तरह से इस सिंबल से डिनोट करते हैं, R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एंडोमॉर्फिज्म या अंताकारिता। अगर ये आपने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है f फ्रॉम R टू R डैश, इसमें अगर R डैश इज इक्वल टू R हो जाए, मतलब f होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R टू इटसेल्फ, तो f कहलाएगा एंडोमॉर्फिज्म या अंताकारिता। नेक्स्ट टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म है ऑटोमॉर्फिज्म या स्वाकारिता। इसमें f आपका होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R टू इटसेल्फ, फ्रॉम R टू R, साथ में अगर ये वन वन ऑन टू भी हो तो f कहलाएगा ऑटोमॉर्फिज्म। अब f क्योंकि वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अभी जस्ट हमने देखा था, उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसमें ये f क्योंकि वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू इटसेल्फ। तो ऑटोमॉर्फिज्म को हम कह सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू इटसेल्फ। तो ये आपके वेरियस टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स हैं। अब होमोमॉर्फिज्म पे एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल में हमें रिंग आर प्लस डॉट दे रखी है, रिंग ऑफ इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है ये। दूसरी रिंग दे रखी है आर डैश प्लस और इसका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार से डिनोट कर रखा है। ये दूसरी रिंग है। यहाँ आर डैश जो है दिस इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इसमें सिर्फ आपको इवन इंटीजर्स लेने हैं, प्लस जो इसका पहला बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज ऑर्डिनरी एडिशन, और जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन स्टार यहाँ ले रखा है इसको इस तरह से डिफाइन किया है, ए एंड बी को आप स्टार से कंबाइन करेंगे तो दिस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन 2। मतलब आपको ए एंड बी को स्टार से अगर कंबाइन करना है तो पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके एंड देन उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है इन द रिंग आर डैश। अब यहाँ हमें प्रूव करना है कि R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश। अब आइसोमॉर्फिज्म हम जानते हैं 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये होता है आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर हमें R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश प्रूव करना है दैट मीन्स R से R डैश पर हमें एक मैपिंग शो करनी पड़ेगी जो कि 1 है, ऑन टू है एंड साथ में होमोमॉर्फिज्म भी है। तो अब हम ऐसी मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो हम डिफाइन कर रहे हैं F अ मैपिंग फ्रॉम R टू R डैश सच दैट, अब मैपिंग R के एलिमेंट्स को R डैश के एलिमेंट्स पे मैप करेगी। तो R का कोई भी एलिमेंट हम X ले लें तो वो इंटीजर होगा, इमेज आनी चाहिए R डैश में, R डैश के एलिमेंट्स इवन इंटीजर्स हैं, तो हमारी जो मैपिंग होगी वो इस तरह से होगी Fx, X इज एन एलिमेंट ऑफ R, और इमेज जानी चाहिए R डैश में, इवन इंटीजर आना चाहिए, तो Fx को हमने ले लिया 2x विच विल बी एन इवन इंटीजर। अब इस मैपिंग को हम प्रूव करेंगे कि F जो हमने ऊपर डिफाइन किया है दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए 3 कंडीशंस आपको प्रूव करनी है 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम इसे 1 या एक ही शो करने के लिए प्रोसीड करेंगे। 1 शो करने के लिए हमने 2 एलिमेंट्स x एंड y ले लिए हैं R में सच दैट Fx इज इक्वल टू Fy। अब 1 फंक्शन होने की कंडीशन होती है कि अगर Fx इज इक्वल टू Fy है तो दिस शुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू y। तो यहाँ हमने ले लिया है Fx इज इक्वल टू Fy। अब आप f की डेफिनेशन लगाइए तो Fx की वैल्यू आ जाएगी 2x और Fy की वैल्यू आ जाएगी 2y, क्योंकि हमने डिफाइन कर रखा है फंक्शन इस तरह से कि Fx इज इक्वल टू 2x। तो ये Fx एंड Fy की हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब 2 कैंसिल होके आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y। तो Fx इज इक्वल टू Fy लेने पर दिस इज इम्प्लाइंग x इज इक्वल टू y, इसलिए हम कह सकते हैं f इज 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि f ऑन टू फंक्शन भी है। तो अब ऑन टू फंक्शन होने के लिए f ये अगर ऑन टू फंक्शन है तो आप R डैश का कोई भी एलिमेंट लें उसकी प्री इमेज आपको R में मिलनी चाहिए। तो f को ऑन टू प्रूव करने के लिए ये y हमने ले लिया है R डैश का कोई सा भी एलिमेंट। अब R डैश क्योंकि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, आप R डैश का कोई भी एलिमेंट लेते हैं इट विल बी ऑफ द टाइप 2x, ये इवन इंटीजर होगा तो 2x टाइप का होगा फॉर सम x बिलोंगिंग टू R। x कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब देखिए x आपके पास कोई सा भी इंटीजर है इसलिए x बिलोंग्स टू R, और अब आप Fx लेंगे तो Fx आपके पास 2x आ जाएगा विच इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमने R डैश में y लिया था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्री इमेज इसकी हमने निकाल दी है x सच दैट Fx इज इक्वल टू y। इसलिए हम कह सकते हैं f इज एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि आप R डैश का कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी प्री इमेज x अपने को R में मिल रही है। अब लास्ट कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि f इज अ होमोमॉर्फिज्म या f समाकारिता है। तो उसके लिए 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए R में।
अब हम निकालते हैं एफ एक्स प्लस वाई। पहले एडिशन की कंडीशन देख रहे हैं, तो ये एफ एक्स प्लस वाई निकाला, इमेज ऑफ द सम। एफ की डेफिनेशन से ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई, जिसको हम 2x प्लस 2y लिख सकते हैं। अब वंस अगेन आप f की डेफिनेशन यूज़ करें तो दिस 2x इज इक्वल टू एफ एक्स एंड 2y इज इक्वल टू एफ वाई। तो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई एफ एक्स प्लस एफ वाई। इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। अब प्रोडक्ट की कंडीशन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं एफ एक्स इंटू वाई। वंस अगेन आप f की डेफिनेशन लगाइए, तो जिस भी एलिमेंट की f इमेज लेते हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। एफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई। अब इस 2xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2y डिवाइडेड बाय 2। अब दिस इज इक्वल टू 2x स्टार 2y, क्योंकि स्टार की जो डेफिनेशन है, दो एलिमेंट्स को आप स्टार से कंबाइन करते हैं तो पहले वो दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उसमें 2 का भाग लगता है। तो ये 2x और 2y मल्टीप्लाई हुए और इसमें 2 का भाग लगा। तो ये जो हमने स्टार की डेफिनेशन यहाँ ले रखी थी, इसके अकॉर्डिंग इसको हमने लिखा है दिस इज इक्वल टू 2x स्टार 2y। अब 2x एफ एक्स के बराबर है और 2y एफ वाई के बराबर है, तो ये हो गया एफ एक्स स्टार एफ वाई। तो वंस अगेन आप देखिए इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ये आ रहा है आपके पास इसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस के बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं f इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो f को हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 है, f ऑन टू है और साथ में f होमोमॉर्फिज्म भी है। अब f आपका डिफाइंड था r से r डैश पर, इसको हमने 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि r इज आइसोमॉर्फिक टू r डैश। अब आइसोमॉर्फिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। तो थ्योरम है कि अगर f फ्रॉम r टू r डैश एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो f0 इज इक्वल टू 0 डैश। r की एडिटिव आइडेंटिटी अगर 0 है तो ये जो आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म है f, ये फर्स्ट रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी को सेकंड रिंग r डैश की एडिटिव आइडेंटिटी 0 डैश पे मैप करेगा। तो f0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 डैश। सेकंड प्रॉपर्टी है f ऑफ माइनस a आपकी रिंग का कोई भी एलिमेंट है, माइनस a उसका एडिटिव इनवर्स है। तो f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू द रिंग R। अब हम रिजल्ट्स को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए देखिए 0, क्योंकि फर्स्ट रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 में आप 0 जोड़ेंगे आपको वापस 0 मिलेगा, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ f इमेज ले लीजिए। तो f ऑफ 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू f0। अब ये जो f0 प्लस 0 आया है, इसमें आप होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन लगाइए कि इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। तो f0 प्लस 0 की जगह हम f0 प्लस f0 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में ये जो f0 था ये आपके r डैश का एलिमेंट है और r डैश की एडिटिव आइडेंटिटी हमने 0 डैश ले रखी है। तो r डैश के किसी भी एलिमेंट में आप r डैश की एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ेंगे तो एलिमेंट एज सच रहेगा। इस f0 की जगह हमने जस्ट लिख दिया f0 प्लस 0 डैश, क्योंकि ये r डैश की एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आप ये सारे जो एलिमेंट्स अपने को यहाँ मिल गए हैं सब r डैश के एलिमेंट्स हैं। r डैश रिंग है तो आप इसमें लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के इस f0 से इस वाले f0 को कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास रह जाएगा f0 इज इक्वल टू 0 डैश, और ये आपका फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया कि f अगर होमोमॉर्फिज्म है, ये फर्स्ट रिंग के 0 को सेकंड रिंग के
0 पर, दैट मीन्स सेकेंड रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी पे मैप करेगा। अब सेकेंड पार्ट का प्रूफ देखिए। ए हमने ले रखा है रिंग आर का कोई भी एलिमेंट, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए भी आर में ही होगा, और एलिमेंट और उसके एडिटिव इनवर्स को आप जोड़ेंगे, आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ एफ इमेज ले लेते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। दोनों तरफ एफ इमेज ली हुई है। यहाँ पर आप होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन लगाइए, तो इमेज ऑफ द सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस, और F0 अभी जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि ये 0 डैश के बराबर होता है, तो यहाँ F0 की जगह 0 डैश लिख दिया है। अब इस पॉइंट पर आप देखिए F माइनस ए को एफ ए के साथ जोड़ रहे हैं, और आपको एडिटिव आइडेंटिटी आर डैश की मिल रही है 0 डैश। दो एलिमेंट्स को जोड़ने पर एडिटिव आइडेंटिटी तभी आती है जब ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो f माइनस ए है, दिस इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ ए, तभी इनको जोड़ने पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। और f माइनस ए अगर एफ ए का एडिटिव इन्वर्स है, तो एफ ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस एफ ए होता है। इसको एडिटिव इन्वर्स को हमने माइनस एफ ए लिख दिया, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट कि f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए। अब ये दोनों कंडीशंस आगे की थ्योरम में फ्रीक्वेंटली काम आती रहेंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि f अगर होमोमॉर्फिज्म है तो 0 की इमेज 0 डैश होती है, और f इमेज ऑफ माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस एफ ए। अगली थ्योरम आइसोमॉर्फिक इमेजेस से रिलेटेड है। तो अगर f एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम रिंग R टू अ रिंग R डैश, तो थ्योरम के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज अ कम्यूटेटिव रिंग। क्रम विनिमय वलय है अगर आपके पास, उसका आप तुल्यकारी प्रतिबिंब लें तो वो भी क्रम विनिमय होता है। देन आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग विथ यूनिटी इज अगेन अ रिंग विथ यूनिटी। अगर आप तत्समकी वलय ले रहे हैं तो उसका तुल्यकारी प्रतिबिंब भी तत्समकी होगा। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज अगेन एन इंटीग्रल डोमेन। पूर्णांकीय प्रांत का तुल्यकारी प्रतिबिंब भी पूर्णांकीय प्रांत होगा। और चौथे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फील्ड इज अगेन अ फील्ड। क्षेत्र का तुल्यकारी प्रतिबिंब भी क्षेत्र होता है। तो आप इन पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4 सभी में देख सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म रिंग का नेचर प्रिजर्व कर रहा है। अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो उसका आइसोमॉर्फिक इमेज कम्यूटेटिव, रिंग विथ यूनिटी है तो इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी सेम टाइप की रिंग होगी। रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है, वंस अगेन आइसोमॉर्फिक इमेज इंटीग्रल डोमेन ही रहेगी। और अगर फील्ड है तो फील्ड की आइसोमॉर्फिक इमेज भी फील्ड ही रहेगी। तो आइसोमॉर्फिक आपकी रिंग का नेचर प्रिजर्व करता है। जैसी रिंग R है उसी टाइप की इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी होगी। तो अब हम इनके प्रूफ्स देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज अगेन अ कम्यूटेटिव रिंग। तो F हम मान लेते हैं, F फ्रॉम R टू R डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब ये अगर आइसोमॉर्फिज्म है दैट मीन्स 1, 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो R डैश है ये कहलाता है आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ R। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि अगर R कम्यूटेटिव है तो R डैश भी कम्यूटेटिव होगा। तो R को हमने मान लिया है कम्यूटेटिव या क्रम विनिमेय रिंग। A डैश एंड B डैश हम ले लेते हैं R डैश के दो एलिमेंट्स। R डैश को कम्यूटेटिव आपको प्रूव करना है। तो अब आप देखिए A डैश एंड B डैश हमने R डैश यहाँ पर लिए हैं। R डैश में ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म था
तो दिस इज ऑन टू होने की वजह से आप आर डैश का कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी प्री इमेज आपको आर में मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि ए डैश आर डैश में है, इसकी प्री इमेज आर में ए है। बी डैश भी आर डैश का एलिमेंट है, तो हम मान लेते हैं कि बी डैश की प्री इमेज बी है। तो अब आप देखिए, क्योंकि एफ ऑन टू है, ए एंड बी ये प्री इमेजेस आर में ऐसी प्रेजेंट होंगी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू ए डैश। क्योंकि ए डैश की प्री इमेज हमने ए मानी है, एफ ए विल बी इक्वल टू ए डैश, और बी डैश की प्री इमेज बी मानी है, इसलिए एफ बी विल बी इक्वल टू बी डैश। अब आर डैश को कम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए डैश इंटू बी डैश इज द सेम एज बी डैश इंटू ए डैश। तो अब हम निकालते हैं ए डैश इंटू बी डैश। ए डैश एंड बी डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है हमने यहाँ से। ए डैश इज इक्वल टू एफ ए एंड बी डैश इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म की सेकंड कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस, तो एफ ए एफ बी को हमने लिख दिया है एफ ए बी। अब ए एंड बी आर के एलिमेंट्स हैं और आर कम्यूटेटिव है, तो ए बी इज द सेम एज बी ए, तो ये हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू एफ बी ए। यहाँ हमने आर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब वंस अगेन आप एफ होमोमॉर्फिज्म है इस चीज़ को यूज़ करिए, तो इमेज ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस। ये आ गया आपका एफ बी एफ ए, एंड एफ बी को बी डैश से एंड एफ ए को ए डैश से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास आ गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब ये आपके आर डैश के कोई भी एलिमेंट्स थे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर डैश इज कम्यूटेटिव। तो अगर R कम्यूटेटिव है, इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी कम्यूटेटिव ही होगी। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि अगर R रिंग विथ यूनिटी है, तो इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी रिंग विथ यूनिटी ही होगी। तत्समकी वलय का तुल्याकारी प्रतिबिंब भी तत्समकी ही होता है। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, आर हमने मान लिया है रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। आर डैश को हमें प्रूव करना है कि आर डैश में भी यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। हम ए डैश ले लेते हैं आर डैश का कोई भी एलिमेंट। जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, एफ क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म होने की वजह से ये ऑन टू भी होगा। तो अगर ए डैश आप आर डैश का कोई एलिमेंट लेते हैं, तो इसकी प्री इमेज ए आर में एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि एफ ऑन टू है, आर में इसकी प्री इमेज ए आप ऐसे निकाल सकते हैं सच दैट एफ ए इज इक्वल टू ए डैश। अब देखिए, ए आर का एलिमेंट आ गया है, आर में यूनिटी है, आर इज अ रिंग विथ यूनिटी। अब यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आप आर के किसी भी एलिमेंट को चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पर आप सब तरफ एफ इमेज ले लीजिए, तो आपके पास आएगा एफ ऑफ ए इंटू 1, दिस इज इक्वल टू एफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू एफ 1 इंटू ए। अब आप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन लगाइए, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस। तो एफ ए इंटू 1 की जगह आप लिख सकते हैं एफ ए एफ 1, दिस इज इक्वल टू एफ ए, एंड इसकी जगह वापस दिस इज इक्वल टू एफ 1 एफ ए। अब यहाँ पर आप देखिए, एफ ए आपका आर डैश का एलिमेंट है, एंड इसको आप F1 से चाहे आप लेफ्ट में या राइट में मल्टीप्लाई करें, वापस आपको एफ ए ही मिल रहा है। एफ ए को आप चाहे लेफ्ट में या राइट में F1 से मल्टीप्लाई करें, वंस अगेन यू आर गेटिंग एफ ए। अब यहाँ पर एफ ए ए डैश के बराबर था, तो एफ ए को आप
ए डैश से रिप्लेस कर दीजिए। तो ए डैश इंटू F1 दिस इज इक्वल टू एफ ए, यहाँ भी आप एफ ए की जगह ए डैश लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू F1 इंटू ए डैश। तो ए डैश को आप लेफ्ट या राइट दोनों तरफ F1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको एफ ए विच इज़ इक्वल टू ए डैश, वंस अगेन आपको ए डैश ही मिल रहा है। तो F1 ऐसा एलिमेंट आपको R डैश में मिल गया जिसको आप R डैश के किसी भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें, वापस वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। दिस एफ ए इज़ द सेम एज ए डैश, तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। ये कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो F1 है दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R डैश। F1 को हम 1 डैश से डिनोट कर दें, तो F1 इज इक्वल टू 1 डैश विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ R डैश। ये हो जाएगा यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R डैश। तो R में अगर यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो F इमेज है F1, दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R डैश। इसलिए आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग विथ यूनिटी विल अगेन बी अ रिंग विथ यूनिटी। थ्योरम के तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज अगेन एन इंटीग्रल डोमेन। तो R को हम मान लेते हैं R इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब जैसे ही आपने इसे इंटीग्रल डोमेन माना, तो इंटीग्रल डोमेन होने की वजह से इट शुड बी कम्यूटेटिव, इट शुड हैव यूनिटी एंड इट शुड बी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं इंटीग्रल डोमेन की, ये R सेटिस्फाई करेगा। हमें प्रूव करना है कि R की आइसोमॉर्फिक इमेज R डैश भी इंटीग्रल डोमेन है। अब थ्योरम के जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स हमने किए हैं उसमें हमने प्रूव किया था कि R अगर कम्यूटेटिव होता है तो उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी कम्यूटेटिव होती है। R विथ यूनिटी है तो उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी विथ यूनिटी होगी। तो R डैश अगर R की आइसोमॉर्फिक इमेज है, आप थ्योरम के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स को यूज़ कर लीजिए। उनको यूज़ करके R डैश जो आइसोमॉर्फिक इमेज है वो भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगी। तो अब R डैश को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही पार्ट प्रूव करना बचा कि अगर R विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है तो इसके आइसोमॉर्फिक इमेज R डैश शुड ऑल्सो बी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। तो it only needs to be proved that R dash is also without zero divisors. अब R dash को without zero divisors प्रूव करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स A dash and B dash ले लेते हैं R dash में, such that इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब यहाँ जो 0 लिया जाएगा ये होगा 0 या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R dash, जिसको हम 0 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने माना है A डैश एंड B डैश का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 0 डैश, वेयर 0 डैश इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R डैश। अब जैसा हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में देखा था, F क्योंकि ऑन टू फंक्शन है तो अगर A डैश एंड B डैश आप R डैश में लेते हैं, इनकी प्री इमेजेस A एंड B आपको R में मिलेंगी। तो सिंस F इज ऑन टू, आप A एंड B R में निकाल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट A एंड B बिलोंगिंग टू R सच दैट A डैश की प्री इमेज होगी एंड B डैश की प्री इमेज होगी। दैट मीन्स FA विल बी इक्वल टू A डैश एंड FB विल बी इक्वल टू B डैश। अब आप देखिए A डैश एंड B डैश के प्रोडक्ट को हमने 0 डैश के बराबर मान रखा है। यहाँ आप A डैश एंड B डैश की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो A डैश की जगह FA एंड B डैश की जगह हम FB लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि F0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 डैश। तो ये 0 डैश जो यहाँ आ रहा था इसकी जगह हमने F0 लिख दिया। अब F क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, FA इंटू FB को हम
एफ ए बी लिख सकते हैं बिकॉज एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म एंड राइट हैंड साइड आपकी एफ ज़ीरो के बराबर है। अब आप देखिए एफ क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो एफ इज़ ऑल्सो अ 1-1 फंक्शन। आइसोमॉर्फिज्म होने की वजह से 1-1 है, ऑन टू है एंड होमोमॉर्फिज्म है। तो अब हम इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं कि एफ इज़ 1-1 और 1-1 फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर इसी टाइप की कंडीशन अपने पास आई है, एफ ए बी इज़ इक्वल टू एफ ज़ीरो। फंक्शन अगर 1-1 है तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ वाई शुड इम्प्लाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो 1-1 फंक्शन की कंडीशन हम यूज़ कर लें तो आपके पास आ जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू 0 सिंस एफ इज़ 1-1। अब ए एंड बी आर के एलिमेंट्स हैं और आर इंटीग्रल डोमेन होने की वजह से इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो आर के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी आ सकता है जब या तो पहला एलिमेंट ज़ीरो हो या दूसरा एलिमेंट ज़ीरो हो। तो या तो आर ए शुड बी इक्वल टू ज़ीरो और बी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब इस पॉइंट पे आप दोनों तरफ एफ इमेजेस ले लीजिए। यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0 आया था। आप दोनों तरफ एफ इमेजेस ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ए इज़ इक्वल टू एफ ज़ीरो और एफ बी इज़ इक्वल टू एफ ज़ीरो। अब एफ ए डैश के बराबर है, एफ ज़ीरो ज़ीरो डैश के बराबर है। तो आपके पास आ गया आइदर ए डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो डैश, यहाँ पर एफ बी डैश के बराबर है तो यू विल गेट, और बी डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो डैश। तो हमने आर डैश के दो एलिमेंट्स ए डैश एंड बी डैश का प्रोडक्ट ज़ीरो डैश के बराबर माना था और ये मानने पे आपके पास आ गया है आइदर ए डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आर डैश के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो डैश के बराबर तभी हो सकता है जब या तो पहला एलिमेंट ज़ीरो हो या दूसरा एलिमेंट ज़ीरो हो। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो ऑफ आर डैश। तो आइदर फर्स्ट एलिमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो डैश और सेकेंड एलिमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो डैश। तो आर डैश हो गई विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। ये कम्यूटेटिव एंड विथ यूनिटी तो ऑलरेडी थी, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स और हो गई। तो इसने इंटीग्रल डोमेन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर डैश इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। इसलिए अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी इंटीग्रल डोमेन ही होगी। थ्योरम के लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फील्ड इज़ अगेन अ फील्ड। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए आर कोई फील्ड है। अब फील्ड होने की वजह से फील्ड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब फील्ड की कंडीशंस क्या हैं कि आर फील्ड होने की वजह से आर शुड बी कम्यूटेटिव, आर शुड हैव यूनिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of every non-zero element of R should exist in R. अब जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था इंटीग्रल डोमेन प्रूव करते समय, आप थ्योरम की कंडीशंस 1 एंड 2 को यूज़ अगर कर लेते हैं, R कम्यूटेटिव है, R में यूनिटी भी है, तो इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज भी कम्यूटेटिव होगी और उसमें यूनिटी भी होगी। तो आर डैश अगर आर की आइसोमॉर्फिक इमेज है, आर डैश विल बी कम्यूटेटिव और इसमें यूनिटी भी होगी। तो अब आर डैश को फील्ड प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही बात प्रूव करनी रही कि आर डैश का कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वापस आर डैश में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। So we only need to show that the multiplicative inverse of every non-zero element of R dash again exists in R dash. अब ये प्रूव करने के लिए हम R dash का कोई non-zero element ले लेते हैं। तो suppose A dash which is not equal to non-zero means
दिस इज नॉट इक्वल टू द ज़ीरो ऑफ आर डैश, जिसको हम ज़ीरो डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ए डैश नॉट इक्वल टू ज़ीरो डैश, दिस इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश. अब आप इसमें कंडीशन लगाइए कि f क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है, f ऑन वन भी है और ऑन टू भी है. f क्योंकि ऑन टू है और a डैश हमने r डैश का एलिमेंट ले रखा है, तो इसकी प्री इमेज r में एग्जिस्ट करेगी. तो f क्योंकि ऑन टू है, देयर एग्जिस्ट्स a बिलोंगिंग टू r सच दैट fa इज इक्वल टू a डैश. तो a डैश की प्री इमेज आपको r में मिलेगी. अब साथ में f11 भी है. 11 भी क्योंकि ये है, तो हम जानते हैं कि f0 हमेशा ज़ीरो डैश के बराबर होता है. a डैश हमने ले रखा है नॉट इक्वल टू ज़ीरो डैश. तो a डैश क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो डैश है, दिस a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि f11 फंक्शन है, सिर्फ ज़ीरो की ही इमेज ज़ीरो डैश के बराबर होती है, और क्योंकि यहाँ a डैश ज़ीरो डैश के बराबर नहीं है, इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो दिस a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. आप देखिए a क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया है, तो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट r का है जो कि फील्ड है. और फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स वापस फील्ड में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए A इन्वर्स वापस इस फील्ड R में एग्जिस्ट करेगा. अब A इन्वर्स जब R में आ गया, तो किसी भी एलिमेंट A को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी मिल जाएगी, चाहे मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में करें या राइट में करें. सो यू गेट A into A inverse, this is equal to unity, and this is again equal to A inverse A. अब इस पॉइंट पे आप सब तरफ F इमेज ले लें, तो आपको ये स्टेप मिलेगी. और अब आप कंडीशन लगाइए कि F होमोमॉर्फिज्म है, तो इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस, तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्रोडक्ट F1 के बराबर आ गया है. हम प्रूव कर चुके हैं कि F1 हमेशा 1 डैश के बराबर होता है, तो इसको हमने 1 डैश लिख दिया, वेयर 1 डैश विल बी द यूनिटी ऑफ R डैश. अब यहाँ पर जो FA था, इसको हम A डैश से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ भी, और इस पॉइंट पे भी FA को A डैश से रिप्लेस कर दिया, F1 को 1 डैश से रिप्लेस कर दिया, तो यू गेट दिस स्टेप. अब इस स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें, तो A डैश को आप चाहे राइट में या लेफ्ट में FA इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको R डैश की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 डैश मिल रही है. अब किन्हीं दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे अपने को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तभी मिलती है जब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों. किसी एलिमेंट को आप उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल सकती है. अब यहाँ A डैश को FA इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है. दिस मीन्स ये जो FA इन्वर्स है, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A डैश. तो A डैश हमने लिया था कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R डैश, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया है कि दिस FA इन्वर्स बिलोंगिंग टू R डैश इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A डैश. तो R डैश के हर एलिमेंट, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वापस आपको R डैश में ही मिल रहा है. R डैश कम्यूटेटिव एंड विथ यूनिटी तो ऑलरेडी था, अब इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपको R डैश में ही मिल रहा है. तो ये फील्ड की तीसरी कंडीशन भी आ गई. तो अब हम कह सकते हैं कि दिस R डैश इज़ अ फील्ड. तो आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फील्ड इज़ अगेन अ फील्ड. This ends our discussion on group morphisms. Thank you for watching.